हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन ट्रूथ, लॉजिक, सिंबल या फिर नंबर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, इनपुट वोल्टेज से, लोड करंट से, टेम्परेचर से या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑपरेट्स इन द डैश रीजन इन ए लीनियर आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ या ऑल ऑफ दीज। तो जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट करता है एक्टिव रीजन में। उसके बाद है, द फ्लक्स यूज्ड इन द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए ट्रांसफार्मर इज इट्स आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या ट्वाइस दैट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ की बात आती है तो वो कितना आ जाएगा, डी फाई बाय डी टी। तो इसमें जो फ्लक्स है वो क्या होगी, वो बताएगी मैक्सिमम वैल्यू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन जीनर डायोड विद द हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज हैज। जीनर डायोड में जिसका क्या होगा, हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जो उसके पास क्या होना चाहिए, लाइटली डोप्ड पी एन एन। ए इज द करेक्ट आंसर। देन है, द डायमीटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड। लेंस का जो डायमीटर है उसे फोकल लेंथ बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, अपर्चर। नेक्स्ट है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं जब हम फोकल लेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो बी आ जाएगा राइट आंसर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन फोकल लेंथ। नेक्स्ट है, अ स्टोन इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए हॉरिजेंटल स्ट्रेट ट्रैक। मान लो कोई ट्रेन है, वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है और उसकी विंडो से क्या किया, एक स्टोन को रिलीज किया। तो जो स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग, जब स्टोन क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा तो वो हाइपरबोलिक पाथ बनाएगा, स्ट्रेट पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा या फिर पैराबोलिक। तो जैसे ही क्या किया जाएगा, स्टोन को रिलीज किया जाएगा, वो क्या बनाएगा, एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, अ साइकिलिस्ट टर्न्स अराउंड ए कर्व एट 15 माइल्स पर आवर। इफ ही टर्न्स एट डबल द स्पीड द टेंडेंसी टू ओवरटर्न इज। एक साइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है एट 15 माइल्स पर आवर। अगर क्या करें, जब वो टर्न लेता है अपनी स्पीड को डबल कर दे तो किस तरह से अफेक्ट होगा, वो डबल हो जाएगा, क्वाड्रपल्ड हो जाएगा, हाफ्ड हो जाएगा या अनचेंज रहेगा। तो इस जब कोई साइकिलिस्ट क्या करता है, टर्न लेता है, तो उसके पास कौन सी फोर्स आ जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। जहाँ पे एन मास आ जाएगा, वी वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी और आर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो अब क्या किया कि स्पीड को अगर डबल कर दें, मतलब वी की वैल्यू कितनी कर दी, डबल कर दी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वेयर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब 4 गुना क्या बढ़ जाएगी, उसकी फोर्स बढ़ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, क्वाड्रपल्ड। नेक्स्ट है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। जब इलास्टिक कोलिजन की बात आती है, दो पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो, तो जो कंजर्व रहती है चीज वो क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल। सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70% एंड पी बी इज इक्वल टू 85%,
देन पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, तो जब भी पूछा जाता है आपसे पी ए अपॉन बी, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी गिवन है, परसेंटेज में है तो हम अपॉन 100 कर लेंगे और ये 100 ऊपर चल जाएगा, अपॉन 85, 100 से 100 कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 14 अपॉन 17। ए क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है हमारे पास एफ एक्स। हमें बताना है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 32। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और जब x क्या होगा, 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू अपॉन 2 के बराबर एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I माइनस 2j प्लस 2k दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 15। हमें इस फॉर्म में आंसर बताना है, हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दी है, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, 15 I माइनस 2j प्लस 2k अपॉन क्या किया जाता है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है -2, -2 का स्क्वायर प्लस इसका कितना आ गया, सिमिलरली 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये इसी तरह रहेगा I माइनस 2j प्लस 2k और अपॉन कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 9 और ये आ जाएगा 3। 3 से देन हम क्या कर सकते हैं, ये 5 आ गया। अब 5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5i माइनस 10j प्लस 10k बन जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में अवेलेबल है। तो डी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ पी एंड क्यू आर द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और हमें बोला है पी और क्यू क्या है, उसके डिग्री एंड ऑर्डर है। डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3 है। ओके, तो मतलब हमारे पास क्यू कितना आ गया 3 आ गया। और इसके बाद अगर बात करें डिग्री की, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री कितनी होगी, अब इसकी डिग्री 1 है तो वो हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो p की वैल्यू मतलब आ गई 1। ओके, अगर मान लो ये टर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, सिंपल यही टर्म होती, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना आ जाता 2 आ जाता, q इज इक्वल टू 2, और जो डिग्री है वो कितनी आ जाती, इसकी पावर जो कितनी 2 दी है, तो ये कितना आ जाता p इज इक्वल टू 2 आ जाता। ओके, तो अगर p और q हमने पता कर लिया है, अब हम इसमें पुट कर देंगे, p की वैल्यू 1 है, देन q की वैल्यू 3 है, 2 माइनस 9 और ये कितना आ गया -7 आंसर आ गया, मतलब b क्या आ जाएगा राइट आंसर। सिंपली आपसे डिग्री या ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इफ सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन r इज इक्वल टू 1 2 2 1, द रिलेशन r विल बी। अब हमारे पास एक सेट दिया है, रिलेशन r दिया है, हमें बताना है कि r क्या हो सकता है, अलग अलग ऑप्शंस दी हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। ओके, मतलब ए जो सेट है उसकी जो सारी टर्म है इस फॉर्म में होनी चाहिए और वो आर को बिलोंग करनी चाहिए। तो अब इसमें बात करें 1 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 1 तो आ गया, ठीक है, बोल सकते हैं कि 1 1 क्या है रिफ्लेक्सिव है, बट 2 2 की बात करें, 3 3 की बात करें, तो ये क्या है आर में इंक्लूडेड नहीं है 1 1 ऐड करने के बाद भी, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक की बात आती है। सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करें
तो सिमेट्रिक में क्या चीज़ आती है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है ए बी, वो बिलोंग करता है आर को, तो बी ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो यहाँ पे 1 2 क्या है, आर को बिलोंग करता है, 2 1 भी आर को बिलोंग करता है। ओके, अब बोल दिया कि सिमेट्री के लिए 2 3 इज एडेड, और जब 2 3 ऐड करेंगे तब क्या वो सिमेट्रिक होगा। तो अब 2 3 को अगर ऐड किया तो फंक्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर इस तरह से ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी बिलोंग करता है आर को, तो जो ए सी है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। अब 1 1 ऐड करने पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 भी आ जाएगा इसमें। तो मतलब क्या आ गया, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 1 1 ऐड करने पे 1 1 भी बिलोंग करेगा आर को। तो फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्री के लिए फिर 3 2 के लिए चेक कर लेंगे, तो अगेन फिर से क्या चीज़ आ जाएगी कि 1 2 और 2 1 बिलोंग कर रहे हैं, बट 3 2 बिलोंग करेगा, 2 1 बिलोंग नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा जब हम 3 2 ऐड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, द सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, then the number of injective functions that can be identified from set A to set B is। दो सेट दिए हैं हमारे पास, एक सेट के पास 3 एलिमेंट हैं, दूसरे का पास बी हैं, हमें क्या बताना है, डिफाइन करना है सेट ए टू सेट बी। तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 4 C 3। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा, और ये 1 फैक्टोरियल रह गया, 12 आ गया, और ये आ गया 24 हमारे पास आंसर। तो सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम क्या होगा, उसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वो किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, टेम्परेचर से, प्रेशर से, कैटालिस्ट से, या फिर कंसंट्रेशन से। तो हमें पता है कि जब भी कैटालिस्ट की बात आती है, कैटालिस्ट किसी भी जो रिएक्शन है उसके केमिकल इक्विलिब्रियम को या बाकी स्टेट्स को चेंज नहीं करता है, तो राइट आंसर आ जाएगा सी। देन है, ऑल कंपाउंड्स आर इन इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। If reactants are doubled in concentration, the equilibrium constant would be। तो सिंपली यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आ रही है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब वो क्या रहेगी, अनचेंज या कांस्टेंट रहेगी। तो राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो जब भी बात आती है लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो वो किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2 इज। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द डाइपोल मोमेंट्स। हमें बताना है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बताएंगे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ओके, इन मॉलिक्यूल्स के लिए तो सबसे पहले अगर बात करें BF3 की, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। फिर अगर बात करें NF3 की, तो इनमें जो N और F में, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, बट साथ ही बात करें इसकी, तो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इससे भी ज़्यादा होगी, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा इस केस में। ठीक है,
तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा हुआ अमोनिया का, देन NF3 का, देन BF3 का। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। क्यों इनसॉल्युबल होती है वाटर में? क्योंकि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो क्या है, नॉन पोलर है, और जो वाटर है वो कैसा है, पोलर है। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो इसकी वजह से, वाटर के पोलर होने की वजह से ये इनसॉल्युबल होगा इन वाटर। तो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1, और एक मॉलिक्यूल है तो आ गया 1। जिसका फाइंड आउट करना है उसे हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इज इक्वल टू 0। 1 आ गया प्लस x आ गया -8 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो कितना आ जाएगा, +7। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हीटिंग विद कार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। जब हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कार्बन रिडक्शन। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, जो सॉल्युबिलिटी है इम्प्योरिटी की इन मोल्टन स्टेट वो सॉलिड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।